नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य की राज्य, राजनीति, धार्मिक और उत्तर पश्चिमी व मध्य एशिया की नीति के बारे में। उसी क्लास को आज आगे करते हैं। कल 11 नंबर क्लास में इसी के 60 क्वेश्चन किए थे और आज इसी टॉपिक से 60 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो आज 12 नंबर क्लास में भी मुगल साम्राज्य, राज्य, राजनीति, धार्मिक, उत्तर पश्चिमी व मध्य एशिया की नीति के बारे में ही क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी। तो जहांगीर के काल में जो नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, यह दी गई थी उस्ताद मंसूर को। 4 नंबर ऑप्शन। मुगल कालीन अगर प्रमुख चित्रकारों की बात की जाए तो चित्रकला विभाग, इस विभाग की स्थापना अकबर के समय आगरा में स्थापित की गई थी, जिसका प्रमुख जो अब्दुल समद को बनाया गया था। चित्रणशाला जहांगीर के द्वारा आगरा में स्थापित स्थित है, जो हेरात के चित्रकार आगा रजा खां को प्रमुख बनाया। मंसूर यह जहांगीर काल का प्रमुख चित्रकार था, जो पक्षी विशेषज्ञ था। जहांगीर ने इसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार, जहांगीर ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुगल शासक ने उमरा वर्ग को 3 श्रेणियों अहले दौलत, अहले सादात, अहले मुराद में विभाजित किया था? तो कौन से मुगल शासक ने उमरा वर्ग को 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियां कौन सी थी? अहले दौलत, अहले सादात और अहले मुराद में विभाजित किया। तो वह मुगल शासक थे हुमायूं। हुमायूं ने अमीरों तथा राज्य से संबंधित व्यक्तियों को 3 सांस्कृतिक श्रेणियों में विभाजित किया। अहले दौलत में वे लोग सम्मिलित थे जो अपनी बुद्धि, बहादुरी तथा कुशलता से शासन में योगदान करते थे तथा साम्राज्य के विकास में सहायक होते थे। सम्राट के संबंधियों, भाइयों, अमीरों, वजीरों तथा सैनिकों को इस श्रेणी में रखा गया था। दूसरे नंबर पर है अहले सादत। अहले सादत में प्रमुख शेख सईद, काजियों, दार्शनिकों, कवियों तथा विद्वानों को रखा गया। ये लोग अपने ज्ञान तथा आदर्शों से राज्य की शक्ति बढ़ाते थे। तीसरा अहले मुराद। अहले मुराद में ऐसे लोग सम्मिलित थे जो अपनी सुंदरता, संगीत, नृत्य इत्यादि से मनोरंजन करते थे। इनमें गायक, वादक, सुंदर स्त्रियां, सुंदर युवक इत्यादि आते थे। सुजाउद्दीन अमीर हिंदू बेग, मौलाना मोइनुद्दीन मोहम्मद फरगरी, अमीर उवैस मोहम्मद कर्मश इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन है जो यह किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। इस संग्रह के चित्रण का कार्य अकबर की प्रेरणा से शुरू किया गया तथा इसे पूरा करने में 15 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? तो इनमें से कौन सी घटना जो शाहजहां के समय नहीं हुई थी? तो जुंजार सिल बुंदेला का विद्रोह, खानजान लोदी का विद्रोह और पुर्तगालियों का दमन, ये तीनों जो शाहजहां के समय हुए थे। लेकिन महावत खां का जो विद्रोह है, यह विद्रोह हुआ था जहांगीर के समय में। जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को फारस के शासक के वहां भेजा था? तो जहांगीर का कौन सा चित्रकार था जिसे जहांगीर ने फारस के शासक के वहां भेजा था? तो वह चित्रकार था बिशन दास। 1 नंबर ऑप्शन। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशन दास को फारस के शाह, उसके अमीरों तथा उसके परिजनों के यथारूप छवि चित्र बनाकर लाने के लिए फारस भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोन्सेरेट कहाँ का विदेशी यात्री था? तो मोन्सेरेट जो पुर्तगाली का विदेशी यात्री था। पीटर मुंडी जो इटली का यात्री था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वर्नियर तथा ट्रेवेनियर फ्रांस के थे। निकतिन रूस का यात्री था। अल बरूनी जो उज्बेकिस्तान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो जसवंत सिंह को औरंगजेब ने कौन से युद्ध में हराया था? तो धर्मत का युद्ध। 1 नंबर ऑप्शन। धर्मत उज्जैन एमपी का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को लड़ा गया था। तब इस स्थान पर शाही सेना, जिसका नेतृत्व दारा के साथ राजा जसवंत सिंह एवं कासिम अली रहे थे, और औरंगजेब जिसके साथ मुराद था, के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज यात्री ने शाहजहां के समय पड़े भीषण अकाल 1630-32 का वर्णन किया था? तो पीटर मुंडी। 1 नंबर ऑप्शन। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। इसने उसे उसे समय भारत में पड़े अकाल का वर्णन किया है। शाहजहां के समय में संबंधित महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शाहजहां के समय में
समय से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है कि कौन सा है। पहला, शाहजहां ने कविंद्र आचार्य सरस्वती के कहने पर काशी में तीर्थ यात्रा कर का आदेश वापस ले लिया, ये सत्य है। दूसरा, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था, यह भी सत्य है। और तीसरा, शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी, तो यह भी सत्य है। चौथा, शाहजहां ने सभी हिंदुओं सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, तो शाहजहां ने सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, यह बात गलत है, क्योंकि अकबर के द्वारा जजिया कर हटाए जाने के पश्चात औरंगजेब ने 1779 में फिर से जजिया लगाया था। शाहजहां ने जजिया नहीं लगाया, तो चौथा गलत है, इसमें असत्य पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दी गई थी? तो जहांगीर द्वारा खुर्रम को जो शाहजहां की उपाधि दी गई थी, कौन सी विजय के बाद दी गई थी? तो अहमदनगर विजय के पश्चात है। खुर्रम ने 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और संधि के तहत अहमदनगर दुर्ग तथा बालाघाट की जागीर मुगलों को फिर से मिल गई। इस विजय के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने निम्न शब्द किसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहे थे? अगर वह फिरंगियों के हाथ लग गया होता तो वह उसके बदले हमारा पूरा खजाना मांगते, तो मैं यह फायदेमंद सौदा खुशी खुशी मंजूर कर लेता और फिर भी उस अनमोल रत्न को खरीद सस्ते में ही होती। तो यह बात जो किसके लिए कही गई थी? तो यह बात कही गई थी मीर फतुल्ला सिराजी के लिए। 2 नंबर ऑप्शन। मीर फतुल्ला सिराजी फारस का खगोल शास्त्री था जो 1583 में अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, ना कि बुद्धिमत्ता का? तो यह बात किसने कही थी कि जो दीन ए इलाही है जो अकबर के द्वारा चलाया गया, यह अकबर की मूर्खता का स्मारक है, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो यह बात कही थी विंसेंट स्मिथ के द्वारा। अकबर ने 1582 में सभी धर्म में सामंजस्य की स्थापना के लिए दीन ए इलाही की स्थापना की थी, जो सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित थी। इस प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल राजा बिरबल ने इसे स्वीकार किया था। इसके अनुयायियों की संख्या केवल 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरम खान के पतन के पश्चात अकबर किसके प्रभाव में आ गया? तो बैरम खान के पतन के पश्चात जो अकबर महामंगा के प्रभाव में आया था। 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर के शासन पर महामंगा, उसके पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा के प्रभाव के कारण इस काल को पेटीकोट सरकार का काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय गोंडवाना में संग्राम सिंह की विधवा व महोबा की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती के संरक्षण में उसके अल्पायु पुत्र वीर नारायण का राज्य था। इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी गढ़कंटका, सॉरी चौरागढ़। तो चौरागढ़ जो इसकी राजधानी थी, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गोंडवाना के का गंडकट का हिंदू राज्य की राजधानी जबलपुर के पास चौरागढ़ थी। अकबर के समय यहाँ पर दुर्गावती अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण के संरक्षण के तौर पर शासन कर रही थी। आसफ खान ने 1564 में यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ यह प्रदेश मुगलों के अधीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के कौन से पुत्र ने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई की थी? तो उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां का कौन सा पुत्र था जिसने बहादुरपुर के युद्ध में लड़ाई ली थी? तो वह था शाह शुजा। 2 नंबर ऑप्शन। बहादुरपुर का युद्ध शाह शुजा और शाही सेना के मध्य हुआ, जिसमें शुजा पराजित हुआ। शुजा पूर्व की ओर भाग गया, जिसका पीछा शाही सेना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो आसफ खां। 3 नंबर ऑप्शन। आसफ खान ने 1564 में दुर्गावती को नरही तथा चौरागढ़ के युद्ध में पराजित कर राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का समकालीन रूकालिंजर जो 1531 नरेश था, या तो यह रूकालिंजर का नरेश कौन था? हुमायूं के समकालीन कालिंजर का नरेश था, वह था प्रताप रुद्रदेव। 4 नंबर ऑप्शन। हुमायूं ने पहला अभियान 1531 में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ किया था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने किस भाई को बंटवारे में काबुल का राज दिया था? तो हुमायूं ने जो बंटवारे में अपने भाइयों को जो बंटवारा किया भाइयों के मध्य, इसमें जो काबुल का जो राज दिया था, यह दिया था कामरान को। 2 नंबर ऑप्शन। हुमायूं के समय भी साम्राज्य विभाजन
विभाजन के तहत कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र दिया गया, अस्करी को संभल की जागीर दी गई, हिंदाल को मेवात का क्षेत्र प्राप्त हुआ और हुमायूं को दिल्ली की राजगद्दी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था? तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया? तो वह मुगल बादशाह था जहांगीर। 4 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम मुगल शासक जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय कंधार पर मुगलों का अधिकार कब हुआ? तो अकबर के समय कंधार पर जो मुगलों का अधिकार हुआ था यह हुआ था 1595 ईस्वी में। 1595 में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो गया। उस समय कंधार पर फारस का अधिकार था। तब वहां के किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने अपनी इच्छा से मुगल सूबेदार साहब बेग को यह किला सौंप दिया और स्वयं मुगलों की सेवा में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के समय कहा कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? तो यह कहा था चंदेरी के युद्ध के समय में। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। चंदेरी अभियान में शेरशाह सूरी ने बाबर का सहयोग किया था। इसी अभियान के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और मैं सरलता से मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। शेरशाह सूरी की अंतिम विजय कौन सी थी? तो शेरशाह सूरी की अंतिम विजय कालिंजर। 1 नंबर ऑप्शन। शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध था। इस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। नवंबर 1544 में शेरशाह सूरी ने कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उसने उक्का नामक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया लेकिन इसी दौरान बारूद से भरा हुआ गोला शेरशाह सूरी के पास आकर फट गया। लेकिन उसी दिन किले पर अधिकार हो गया। जब 22 मार्च 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो उसके अंतिम शब्द ये थे कि खुदा की दया खुदा की दया है, यह मेरी अंतिम इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल सिंह को अकबर ने कौन सी जागीर दी थी? तो अकबर ने जो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था उसे अकबर ने जो जागीर दी थी वह दी थी जहाजपुर की जागीर। 1572 में महाराणा प्रताप से नाराज होकर जगमाल सिंह अकबर की शरण में चला गया। तब अकबर ने जगमाल को जहाजपुर की जागीर प्रदान की। वर्तमान में यह क्षेत्र भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख ए सिंध पुस्तक किसने लिखी? तो तारीख ए सिंध पुस्तक जो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई थी। अकबर ने 1595 में अफगानों द्वारा शासित बलूचिस्तान की विजय हेतु मीर मासूम को तैनात किया था। उसने मकरान सहित पूरा बलूचिस्तान जीत लिया। मीर मासूम तलवार के साथ कलम का भी धनी व्यक्ति था। उसने तारीख ए सिंध लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालियानी संप्रदाय का उल्लेख करने वाला मुगल कालीन अंग्रेज यात्री कौन था? तो वालियानी संप्रदाय का उल्लेख करने वाला जो मुगल कालीन अंग्रेज यात्री था यह था मोन्सराट। 2 नंबर ऑप्शन। यह पुर्तगाली पादरी फादर एक्वा विवा के साथ 1578 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। यह काबुल अभियान में भी अकबर के साथ था। मोन्सरेट वालनाई संप्रदाय का उल्लेख करता है जिसके अनुसार अकबर या यहाँ खुले बाल तथा नंगे पांव आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील अर्थात प्रतिनिधि या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। तो वह कौन था? तो वह था बहार खान नोहानी या लोहानी। 1 नंबर ऑप्शन। बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का पहला संगठित विद्रोह मथुरा, आगरा, दिल्ली के आसपास बसे जाटों ने किया था, जिसका नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों जमींदारों ने किया। जाट विद्रोह की शुरुआत 1669 में मथुरा के पास तिलपत के जाट जमींदार गोकुल के नेतृत्व में हुई। तिलपत तिलपत के युद्ध में किस मुगल फौजदार ने गो, गोकुल को बंदी बनाकर मार डाला था? तो वह कौन सा मुगल सरदार था? तो वह था हसन अली खां। हसन अली खां। 3 नंबर ऑप्शन। औरंगजेब की नीतियों का पहला विद्रोह 1669 में तिलपट के जमींदार गोकुल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वह असद खान को वजीर के पद पर बनाए रखे? तो कौन से मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि वह असद खान को वजीर के पद पर बनाए रखे? तो यह लिखा था औरंगजेब ने। 4 नंबर ऑप्शन।
औरंगजेब ने अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वह असद खां को वजीर के पद पर बनाए रखे। असद खां मुगल काल में वजीर के पद पर सर्वाधिक 31 वर्षों तक पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल शासन की से पूर्व स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? तो उससे पूर्व जो मुगल शासक के पूर्वज जो थे भारत में मुगल शासक की स्थापना से पूर्व, तो वो जो शासक थे मुगल शासक, वो उपाधि मिर्जा की उपाधि का प्रयोग करते थे। बाबर मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक था। बाबर ने 1507 में काबुल में बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय 1672 में होने वाले अफरीदी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो औरंगजेब के समय 1672 में जो अफरीदी विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व अकमल के द्वारा किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन। 1672 में औरंगजेब के समय हुए अफरीदी विद्रोह का नेतृत्व अकमल खान ने किया था। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। वह अफगान क्षेत्र से मुगल सत्ता के उन्मूलन के विरुद्ध बने संयुक्त संघ का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे औरंगजेब का जानी दुश्मन कहा जाता है? तो औरंगजेब का जानी दुश्मन किसे कहा जाता है? खुशाल खां को। 1 नंबर ऑप्शन। खुशाल खां ने 1675 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। इसे पेशावर के शाही दरबार में बुलाकर धोखे से मुगलों ने कैद कर लिया। इसे कुछ समय तक औरंगजेब ने दिल्ली तथा बाद में रणथंभौर के कारागार में बंदी बना रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर कब लगाया था? तो औरंगजेब ने जो तीर्थ यात्रा कर लगाया, यह लगाया था 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1663 में तीर्थ यात्रा कर लगाया तथा सती प्रथा पर रोक लगाई थी। औरंगजेब ने 1669 में संगीत पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो अकबर ने जो दास प्रथा का अंत किया था, यह किया था 1562 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को निषिद्ध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आक्रांता मुगल सेना की नाक काटने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल की रानी कर्णावती। 1 नंबर ऑप्शन। मुगल इतिहासकारों द्वारा वर्णित नाक काटने वाली रानी गढ़वाल की रानी कर्णावती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के द्वारा दक्षिण अभियान के क्रम को 4 दूत भेजे गए थे, इनमें से कौन सा असुमेलित है? तो दक्षिण अभियान में औरंगजेब के द्वारा सॉरी अकबर के द्वारा जो 4 दूत भेजे गए थे, तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा असुमेलित है। फैजी को खानदेश भेजा, ख्वाजा अमीनुद्दीन को अहमदनगर भेजा, मोहम्मद रिजवी को बीजापुर भेजा और मीर मनीन को बरार भेजा। तो मनीर को जो बरार नहीं बल्कि इसको गोलकुंडा भेजा था, गोलकुंडा गया था मीर मनीर। तो 4 नंबर है जो इसका गलत होगा। असुमेलित पूछा, 4 1 2 3 सही है और चौथा गलत है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मीर मनीर को गोलकुंडा भेजा गया था। यह दूत अकबर ने लाहौर से भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदनगर पर विजय हासिल करने पर अकबर को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? तो अहमदनगर पर विजय हासिल करने पर अकबर को क्षेत्र मिला था बरार का। 2 नंबर ऑप्शन। 23 फरवरी 1596 को शहजादा मुराद तथा चांद बीबी के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार मुगलों ने बहादुर शाह को चांद बीबी के संरक्षण में अहमदनगर का वैद्य शासक मान लिया। मुगल साम्राज्य को बरार का क्षेत्र दे दिया गया। हालांकि बालाघाट का क्षेत्र मुगलों को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भारत और फारस के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मुगल काल में भारत और फारस के मध्य जो संघर्ष का मुख्य कारण था, वह था कंधार का क्षेत्र। 2 नंबर ऑप्शन। मुगल साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच विवाद का कारण उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित कंधार का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने चित्तौड़ का गवर्नर किसे बनाया था? तो चित्तौड़ विजय के पश्चात अकबर ने जो चित्तौड़ का गवर्नर बनाया था, यह बनाया था आसफ खां को। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ अभियान किया। उस समय यहाँ का शासक उदय सिंह था, जो किले की रक्षा का भार जयमल तथा फत्ता को सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला गया। अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी करवाया तथा उदयपुर का नाम महमूदाबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नसीरुद्दीन मूल नाम किस मुगल शासक का था? तो नसीरुद्दीन मूल नाम जो किस मुगल शासक का था, तो यह था हुमायूं का। हुमायूं का जो मूल नाम था, वह था नासिरुद्दीन। बाबर के मूल नाम की अगर बात की जाए तो था जहूरुद्दीन। हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन और शाहजहां का मूल नाम शहाबुद्दीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के उत्तराधिकार के समय बंगाल का प्रशासक कौन था? तो शाहजहां के उत्तराधिकार के समय बंगाल का जो प्रशासक था वह था शाह शुजा। 2 नंबर ऑप्शन। शाहजहां के उत्तराधिकार के समय बंगाल का प्रशासक शाह शुजा था। मुराद यह मालवा तथा गुजरात का सूबेदार था। दारा शिकोह शाहजहां ने दारा शिकोह को 60,000 का मनसब मनसब तथा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब यह इस समय का दक्कन भारत का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने शिवाजी के प्रसार को रोकने के लिए दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब ने जो नियुक्त किया था वो क्या था? शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने शिवाजी के प्रसार को रोकने के लिए 1660 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इन्होंने पुणे, चाकन तथा कल्याण पर अधिकार कर लिया। 1663 में शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान के शिविर पर अचानक हमला किया, जिसमें शाइस्ता खान घायल होकर भाग गया। बाद में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल बंगाल स्थानांतरित कर दिया तथा मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब असम में अहोम शासक चक्र ध्वज शासन कर रहा था उस समय बंगाल का सूबेदार कौन था? तो जब असम में अहोम शासक चक्र ध्वज शासन कर रहा था उस समय बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खान। 2 नंबर ऑप्शन। 1663 में मीर जुमला की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। उसके समय अहोमों का शासक जयध्वज था। मीर जुमला के समय बंगाल का सूबेदार जयध्वज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने काबुल पर अधिकार कब किया था? तो बाबर ने जो काबुल पर अधिकार किया, यह अधिकार किया था 1504 ईस्वी में। काबुल पर बाबर के चाचा उलुक मिर्जा का शासन था। 1501 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद काबुल सिंहासन को लेकर संघर्ष आरंभ होता है। 1504 में बाबर काबुल आया और यहाँ का शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां किस दुर्ग पर अपना अधिकार बनाए रखने में असफल रहा? तो शाहजहां जो कौन से दुर्ग पर अपना अधिकार बनाए रखने में असफल रहा था? तो वह कंधार। 1649 में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने किस नगर की स्थापना की? तो धर्मत विजय की स्मृति में औरंगजेब ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो यह की थी फतेहाबाद की। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में उज्जैन के पास लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब और मुराद ने दारा सिकोह दारा सिकोह के सेनापति जसवंत सिंह तथा कासिम को पराजित किया। औरंगजेब ने विजय के उपलक्ष्य में फतेहाबाद की स्थापना की थी। किस मुगलकालीन चित्रकार ने आत्महत्या की थी? तो कौन से मुगलकालीन चित्रकार थे जिन्होंने आत्महत्या की? तो वह थे दसवंत। 1 नंबर ऑप्शन। दसवंत जो कहार का बेटा था, वह दीवार पर चित्र बनाने का बहुत शौकीन था। एक बार अकबर ने उसको चित्र बनाते हुए देख लिया तो तुरंत उसे राज दरबार में चित्रकार नियुक्त कर दिया। हालांकि अंतिम समय में हुआ पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली। अकबर ने चित्रकारी का पृथक विभाग बनाया, उसका प्रमुख अबुद सम्मद को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ था। 1539 में लड़ी गई इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं ने इस युद्ध में गंगा नदी में कूदकर निजाम सक्का नामक भिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतनामियों के ने विद्रोह किया था। तो सतनामियों ने विद्रोह किसके खिलाफ किया था? तो औरंगजेब के खिलाफ। सतनामी शुद्ध अद्वैतवादी थे। वे अपने संपूर्ण शरीर के बालों को मूंड कर रखते थे, इस कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। मासीर ए आलमगीरी के रचयिता साकी मुसम मुसमिद खां के अनुसार सतनामी विद्रोह ने महाभारत की लड़ाई जैसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहित किया था? तो उर्दू को पहली बार प्रोत्साहित करने वाले मुगल शासक थे मोहम्मद शाह। 2 नंबर ऑप्शन। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां का कला स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। मोहम्मद शाह के समय उर्दू तथा संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ, जो उर्दू को राजकीय संरक्षण भी किसी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था। तो ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला जो सुलेखक था वह था अमान खान सिरजी। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार है वह था उस्ताद अहमद लाहौरी। गुंबद का निर्माण इस्माइल खान के द्वारा करवाया गया।
पच्चीकारी का कार्य मोहनलाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन-कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कथन है कि बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार-बार पराजय शक्तिशाली सफरी वंश तथा उस्मानी वंश के भय का प्रतिफल था। तो यह सत्य है। 1509 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो बाबर ने जो पातशाह की उपाधि धारण की थी, या 1509 में नहीं बल्कि 1507 में की थी। तो 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा, बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। तो यह सत्य है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहता है कि उसने 1519 ईस्वी में बाजोर के विरुद्ध सर्वप्रथम बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया था। तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 3 और 4 सही है और 2 है जो गलत है। 1, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किसने बाबर की मृत्यु पर यह सुझाव दिया कि एक आदमी को लाल वस्त्र पहनाकर हाथी पर बैठाकर मुनादी करा दी जाए कि बाबर बादशाह दरवेश हो गए हैं और राजा हुमायूं बादशाह को राजा राज्य जो यह हुमायूं बादशाह को दिया गया है। तो यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था अरेज खान ने। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय वह किस प्रदेश का गवर्नर था? तो उस समय वह काबुल का गवर्नर था। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय वह काबुल का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, ये आप सभी को पता है कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजु के बाबरी अर्थात बाबरनामा का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। जैतुद्दीन ख्वाजा ने बाबर के समय, हुमायूं के समय पायंदा खां और जैन खां ने किया। तीसरा अनुवाद अबुल अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। चौथा फारसी अनुवाद शाहजहां के समय मीर तलिब तुर्बाती ने किया था। यह इस तथ्य को लिखित करना प्रासंगिक होगा कि फारसी मुगलों की राजभाषा थी जो 1835 तक चलती रही। संपूर्ण मुगल काल में तुर्की भाषा में लिखे जाने वाली बाबरनामा एकमात्र पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाने वाले मुगल शासक कौन थे? तो वह मुगल शासक थे सम्राट अकबर। 2 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम अकबर के समय चित्रकला विभाग का गठन किया गया और इसमें अब्दु अब्बू सम्मद को इस विभाग का प्रमुख बनाया गया। हालांकि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का समय माना जाता है। इसके समय रुकैम बानो, साइफा बानो और नादिरा बानो जैसी महिला चित्रकारों का नाम भी मिलता है। अकबर के समय अग्रणी अकबर के दरबार में दशवंत बसावन, केसु लाल मुकुंद, मधु, खेमकरण सावला जैसे अनेक चित्रकार थे। दशवंत चित्रकार कहार का लड़का था तथा पालकी ले जाया करता था। वह दीवार पर चित्र बनाने का बहुत शौकीन था। अकबर ने एक बार उसको चित्र बनाते देख लिया था तो उसे तुरंत ही राज दरबार में चित्रकार नियुक्त कर दिया। जब उसकी प्रसिद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई तो वह पागल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था अप्रैल 1526 ईस्वी में। बाबर का राज्याभिषेक 27 अप्रैल 1526 को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कलानौर में हुआ था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 1668 में और दोबारा 1659 में हुआ था। दोनों ही बार राज्याभिषेक जो दिल्ली में हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में हुआ और उन्होंने नूर उद्दीन मोहम्मद जागीर जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इस समय धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर किस सिलसिले का अनुयायी था? तो बाबर है जो कौन से सिलसिले का अनुयायी था? तो बाबर है जो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। हुमायूं और शाहजहां जो कादरी सिलसिले, अकबर और जहांगीर चिश्ती सिलसिले, बाबर और औरंगजेब है जो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। राणा सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया? तो राणा सांगा ने जो बाबर की सेना को पराजित किया था यह क्या था? बयाना के युद्ध में। 2 नंबर ऑप्शन। राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बाबर को पराजित किया था। उस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। इस युद्ध में बाबर का सेनापति सुल्तान मिर्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन यात्री जहांगीर के समय नहीं आया था? तो कौन सा यूरोपियन यात्री है जो जहांगीर के समय नहीं आया था? तो निकोलसन डाउटन, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, ये तीनों है जो जहांगीर के समय आए थे। लेकिन जो पीटर मुंडी है जो
शासनकाल में भारत आया था? तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में वोहरा का संबंध किससे है? तो वोहरा किसे कहा गया? वोहरा का संबंध किससे है? तो वोहरा का जो संबंध है वो है व्यापारी से है। 2 नंबर ऑप्शन है। वीरजी वोहरा का कई दशकों तक सूरत के व्यापार पर आधिपत्य रहा और उसके पास एक विशाल जहाजी बेड़ा भी था। अब्दुल गफूर का व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा था। तो इसके साथ ही इन 60 क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास, जिसमें मुगल साम्राज्य की राज्य राजनीति, धार्मिक और उत्तर पश्चिमी व मध्य एशिया की नीति के बारे में पढ़ा था। कल की हम 13 नंबर क्लास में भी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी के बारे में। अर्थात हमने 2 क्लासों 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में मुगल साम्राज्य की राज्य राजनीति और धार्मिक नीति के बारे में पढ़ा था, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।